कर लेंगे फिर। आज स्टूडेंट शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है, इससे पहले आपने डाइकॉट के बारे में पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोकॉट के बारे में। ठीक है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी क्लास 12th के लिए। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी है अगर आप समझ जाएंगे। देखिएगा, सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने द्विबीजपत्री के भ्रूण में पढ़ा था, उसी प्रकार इसमें भी आपको पढ़ना है। सबसे पहले जाइगोट बना है, डायग्राम देख रहे होंगे आप। सबसे पहले क्या बना हुआ है? जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो हमेशा क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक, वृद्धि करके ये आकार में बड़ा हो जाता है और फिर इसके सेल्स में डिवीज़न होता है, विभाजन जिसको बोलते हैं विभाजन। विभाजन होता है जिससे 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ऊपर वाली सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? बेसल सेल कहते हैं। नीचे वाली सेल को क्या कहते हैं? टर्मिनल सेल कहते हैं। जानते हैं आप, सेम यही प्रोसेस उसमें भी था। टर्मिनल सेल बन रहा था और बेसल सेल्स बन रहा था, ठीक है ना। लेकिन उसमें मिडल सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ये एक खास बात है कि इसमें तीसरे सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ये इसमें डिफरेंट है कि अगर आप द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि ये जो मोनोकॉट है इसमें मिडिल सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, अब देखिए, नीचे वाली जो सेल है वो टर्मिनल सेल कहलाती है, ऊपर वाली सेल्स को क्या कहते हैं? बेसल सेल्स। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो बेसल सेल्स होता है वो माइक्रोपाइलक्यूल होता है। कहाँ होता है? माइक्रोपाइलक्यूल होता है। टर्मिनल सेल्स का जो निर्माण होता है वो हमेशा कहाँ की ओर होता है? चलाजा की ओर होता है। अच्छा भैया, ये चलाजा और ये माइक्रोपाइल जो वर्ड है ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका आ रहा है विजांड से। विजांड मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है, मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, उसमें आप देखेंगे चलाजा माइक्रोपाइल्स का पार्ट्स कहाँ पर है। ठीक है, उसी से समझ जाएंगे कैसे भ्रूण का विकास होता है। आप सबको पता है कि भ्रूण कहाँ डेवलपमेंट होता है भाई? बीजांड में। तो बीजांड के आंतरिक भाग की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसी का पार्ट्स है ये। तो माइक्रोपाइल जो होता है वो बीजांड का ही भाग है। टर्मिनल सेल जो हो रहा है वो चलाजा की ओर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पुनः फिर से क्या होता है, इसी टर्मिनल सेल्स में डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के फलस्वरूप ये 2 सेलों में डिवाइड हो जाता है, जिसे मिडिल सेल भी कहते हैं, यानी मध्य की सेल यानी मिडिल सेल, और नीचे वाली सेल तो टर्मिनल सेल है ही है। ऊपर वाली सेल्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसको सेम वही कहा जा रहा है, क्या? बेसल सेल। ठीक, देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। वृद्धि होने के फलस्वरूप इसमें पुनः कौन सा डिवीज़न होता है? वर्टिकल डिवीज़न होता है। समझ रहे हैं आप लोग? वर्टिकल, ऐसे ऐसे वर्टिकल होता है। जब वर्टिकल्स होगा तो बोर्ड पे स्टूडेंट देख रहे हैं बच्चे कि 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। वर्टिकल हुआ तो ये सेलों में डिवाइड हो गया और 2 सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जब 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, लगातार इसके निचले वाले सेल्स में डिवीज़न होता रहता है। 2 से 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, 4 सेल्स में कन्वर्ट हो गया, 4 सेलों का निर्माण कर लेता है। ये 4 सेल जो होती है वो धीरे धीरे क्या करती है? ग्रोथ करती है। ग्रोथ करके ये 2 अलग अलग पार्टिकल में बढ़ जाती है। ग्रोथ कर रहा, लिखा है ना ग्रोथ सेल, 2 अलग अलग सेलों में डिवाइड हो जाती है। देखिए 4 यहाँ पर था, ये बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 सेल इसमें आ गई, 2 सेल इसमें आ गई। ठीक है, आगे देखिए, आगे ऊपर वाला सेल आपको मैं बता रहा हूँ सेम डिट्टो स्टूडेंट वही रहेगा, बेसल सेल। मैंने सभी नेमिंग सेम वैसी नहीं करी है, क्यों? क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ वो ऊपर वाली सेल कौन सी है? बेसल सेल है। उसमें आपको 10 बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम आपको बेसल सेल याद रखना कि बेसल सेल होती है। ठीक, अब देखिए मिडिल सेल्स जो होती है उसी में सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है। सस्पेंसर सेल से पहले आपने पढ़ा था, उसी में क्या होता है? सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है। जब ये ग्रोथ सेल करेगी और लगातार डिवीज़न करेगा तो सभी में लगातार क्या होगा? विभाजन होगा, जिससे देखो मैंने बोर्ड पे लिखा है 4 सेल डेवलपमेंट इन जाइगोट। जाइगोट जो होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा? धीमे धीमे एम्ब्रायो में
कन्वर्ट होने लगेगा, वृद्धि करने लगेगा। लगातार वर्टिकल डिवीजन होने के फलस्वरूप सस्पेंसर सेल्स के ठीक नीचे का जो पार्ट्स होगा वो रेडिकल, हाइपोकोटाइल, कोटाइल लेडियंस, ये सब का फॉर्मेशन कर लेगा। अब पूछो स्टूडेंट ये सब क्या होता है? आपने देखा होगा बीज पत्र, बीज पत्राधार, मूलांकुर, प्रांकुर, ये सब इन्हीं को कहते हैं। यही धीमे धीमे डेवलपमेंट कर लेगा और भ्रूण का विकास हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। छोटी सी बात मैंने यहाँ लिखी थी कि एक बीजपत्री पौधे में जो युग्मक होता है वो आकार में क्या होता है? बढ़ता है। वही बात अनुप्रस्थ विभाजन हो द्वारा बेसल सेल्स बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। बेसल सेल माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। आप इस पॉइंट को लिखो चाहे ना लिखो, आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका छूट गया था तो इसमें मैंने करवा दिया। ठीक है, तो मोनोकार्ड और डाइकॉट भ्रूण का डेवलपमेंट दोनों हो गए हैं आपके टॉपिक। इसको आप लोग अच्छे से फिलअप कर लो कॉपी पर। ठीक है, देखिए अब शुरू करते हैं आपका टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, भ्रूण कोश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। भ्रूण कोश क्या होता है ये तो आपको पता ही है। हम आपको बता दें कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भ्रूणपोष है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष है। ठीक, केंद्रकीय जो भ्रूणपोष होता है उसमें केंद्रकीय का मतलब बहुत ही गौर समझिएगा। अगर आपको डेफिनेशन समझनी है तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है केंद्रकीय। केंद्रकीय का मतलब है केंद्रक में विभाजन, यानी कि जो भ्रूण है, यानी कि जो भ्रूणपोष है उसमें क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा। केंद्रकीय भ्रूणपोष में केंद्रक का बार बार क्या होता है? विभाजन होता है स्टूडेंट। ठीक है, केंद्रक का बार बार क्या होता है? विभाजन होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। याद रखिएगा, केंद्रक का बार बार क्या होगा? विभाजन होता है, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। क्लियर? एक केंद्रक विभाजित होकर, यानी कोई एक न्यूक्लियस है, ऐसे कोई एक न्यूक्लियस है, एक केंद्रक विभाजित होकर दो बनाएगा, फिर दो से फिर चार बना लेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये लगातार क्या होता है? केंद्रकों में विभाजित होता रहता है। एक केंद्रक विभाजित होकर अनेक केंद्रकों का निर्माण कर लेता है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। यह क्रिया कैप्सेला में होती है। क्लियर? ये नोट करिए आप। देखिए स्टूडेंट, अगला जो आपका भ्रूणपोष है वो हम बात कर रहे हैं कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी बी नंबर जो है आपका वो कोशिकीय भ्रूणपोष है। इसमें ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटे, बहुत पूछा जाता है। तो इसमें केंद्रक विभाजन के बाद, यानी इसमें भी केंद्रक विभाजन होता है, लेकिन लगातार कंटिन्यू केंद्रक विभाजन नहीं होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन है, कोशिकीय विभाजन है, केंद्रकीय विभाजन नहीं है। इसलिए इसमें केंद्रक विभाजित के बाद, यानी केंद्रक के विभाजन होने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है, वो कोशिका भित्ति का क्या करती है? निर्माण करती है, जिससे बहुकोशिकी यानी बहुत सी कोशिकाओं से निर्मित से एक क्या बन जाता है? भ्रूणपोष बन जाता है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक, ये क्रिया धतूरा में होती है। धतूरा जानते हैं आप लोग? धतूरा जानते हो? धतूरा का पेड़ होता है, धतूरा का प्लांट आपने देखा होगा। धतूरा जो होता है उसमें यह क्रिया होती है कोशिकीय भ्रूणपोष। उसका जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। एक और आपका बचा है, ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। जो आपका माध्यमिक भ्रूणपोष है, यानी कि आपने इससे पहले जो पढ़ा है माध्य केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष, दोनों पढ़े हैं आपने। तो यह केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों की क्या होती है? मध्य की प्रवस्था होती है। ठीक, इसमें केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण क्या होता है? हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु उसके बाद फिर से क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है।
ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति विभाजित नहीं होती, अर्थात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। ऐसी क्रिया एरिकुलम में होती है। ठीक है, ये एग्जाम पूछा था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट की बात करने जा रहे हैं। तो फ्रूट का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, इसके बारे में जानेंगे। ये आप कोई भी एक फ्रूट मान लीजिए, कोई भी आप फ्रूट ले लीजिए, बहुत सारे फ्रूट हैं आपके। तो फल एक क्या होता है, परिपक्व अंडाशय। फल क्या है, एक परिपक्व अंडाशय अर्थात मैच्योर ओवरी है, जिसमें क्या होता है, बीज विकसित हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, बीज विकसित हो रहा होता है। यानी कि आप जान सकते हैं जो फल है वो एक प्रकार का क्या है, परिपक्व। भाई फल आप कब खाते हैं, जब परिपक्व हो जाता है, यानी कि पक जाता है। ठीक है, तो परिपक्व क्या है, मैच्योर ओवरी है, जिसमें क्या होता है, बीज होता है। अगर आप आम खाएंगे तो आम का जो ऊपरी भाग होता है, यानी रसीला भाग होता है, ठीक है ना, वो एक प्रकार का परिपक्व है, आपका पक चुका है। ठीक, उसके अंदर बीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसी समय यानी कि विकसित हो रहा होता है, मतलब जिस समय उसके अंदर बीज बन रहा होता है, उसी समय अंडाशय जो होता है वो फूल जाता है। उसका जो अंडाशय होता है फल का फूल जाता है, और फूल का रसीला एवं बड़ा हो जाता है। आम देखा होगा, आम रसीला और बड़ा हो जाता है, और क्या कर लेता है, एक फल का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी फल का निर्माण करता है। परिपक्व जो अंडाशय की भित्ति होती है, परिपक्व जो अंडाशय की भित्ति होती है, उस भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। इसीलिए तो इसे फॉर्मेशन ऑफ क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक हो गया। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर रहे हैं उभय मिश्रण की, जो एनसीईआरटी में पूछा जाता है। उभय मिश्रण क्या होता है, इस क्रिया में लैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ा हुआ आपने, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म ठीक पढ़ा है आप लोगों ने। तो इस क्रिया में लैंगिक जनन के द्वारा, भाई जब लैंगिक जनन होगा उसके द्वारा युग्मक क्या होता है, युग्मक का निषेचन होता है। लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन का मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल दोनों का भाग लेना आवश्यक है। निषेचन होता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस क्रिया में नर युग्मक, अभी मैंने बताया, इस क्रिया में कौन, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, संलयन, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कंजॉइंट होंगे और क्या बना लेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वही बात बताई जा रही है, जाइगोट का निर्माण होता है, इसे ही उभय मिश्रण कहते हैं। भैया बहुत सरल है, इजी है, एनसीईआरटी का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला मैं आपको बता दूं, देखिए स्टूडेंट, दो टॉपिक आपके सामने हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन जो होता है वह प्रक्रिया है कि इस क्रिया में बिना निषेचन के बाद ही मादा अंडे से क्या बन जाता है, भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। मतलब मादा बिना, मतलब मादा जो है वो निषेचित नहीं होती है, लेकिन मादा में अंडे से क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। यह क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। जब जनन की बात करें तो आप लोग मादा अंडे से क्रिया कराएंगे, जब फलन की बात करें तो तुरंत पौधों में आप लोग आ जाएंगे। ठीक है, अनिषेक फलन एक हेडिंग है। अनिषेक फलन में क्या होता है, कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन, परागण पढ़ा होगा आप लोगों ने, परागण क्या होता है, पॉलिनेशन। ठीक है ना, जब एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल कर, ठीक है ना, पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है, यह आपने पढ़ा होगा। कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही क्या बन जाता है, फल का निर्माण हो जाता है।
परंतु जो फल बनता है वो बीज रहित होता है। कैसा होता है? बीज रहित होता है। इसीलिए तो इसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन यानी कि बीज रहित फल का निर्माण होने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए। आइए स्टूडेंट जानते हैं जल्दी से हम लोग बहुभ्रूणता जीनिया और मेटाजीनिया भी बहुत पूछा जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने बहुत जल्दी से टॉपिक आपका बना दिया है ये कि ये क्या होता है बहुभ्रूणता और मेटाजीनिया जीनिया। बहुभ्रूणता का मतलब होता है बहुत से भ्रूणों का निर्माण होना। वैज्ञानिक एंटोनी वान लुईवेनहॉक ने 1751 में इसकी खोज की थी और संतरे के बीज में। ठीक है, एक बीजांड या एक बीज से एक से अधिक भ्रूण के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। कुछ याद नहीं करना है, बस हल्का समझना है। एक बीजांड से या एक बीज से एक से अधिक क्या बन जाए? भ्रूण बन जाए, तो यह भैया क्रिया क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। काम खत्म। जीनिया क्या होता है? पराग कणों का भ्रूण पोष पर अगर सीधा प्रभाव पड़ता है तो यह क्रिया जीनिया कहलाती है। यानी कि पराग कणों का भ्रूण पोष पर सीधा प्रभाव पड़ेगा तो क्या कहलाएगी? जीनिया कहलाती है। उसका अपोजिट देख लीजिए, मेटाजीनिया। बीजावरण तथा फल पर जब पराग कणों का सीधा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बीजावरण, बीजों का आवरण, बीजावरण तथा फल पर अगर पराग कणों का क्या पड़े? सीधा प्रभाव पड़े तो क्या कहलाता है? मेटाजीनिया कहलाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी का स्टूडेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आप समझ लीजिएगा।